हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने ये फाइंड किया था कि किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे सर्कुलर लूप के एक्सिस पर। तो एक्सिस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो इसके सेंटर पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर, सेंटर से मान लो यहाँ सेंटर है। जब कोई इसके सरफेस से परपेंडिकुलर ये ऐसे खड़ा कर देते हैं, मान लो कि यहाँ से हम कोई भी लाइन खींचेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये मेरा एक्सिस है वो सारे लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। ये तो समझ गए। अब हम लोग सर्कुलर लूप को कुछ ऐसे पॉइंट करके रख दिए हैं, ऐसे रख दिए सर्कुलर लूप को। तो ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट है जो कि हमने इससे दिखाया है, इससे। और ये बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है मेरा बाहर वाला, ये वाला जो दिख रहा है। अब करंट मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है। तो ये मेरा ऐसे करंट गया है, ये ऐसे इधर से आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो करंट एलिमेंट के लिए बायोट-सावर्त लॉ का लिख लेते हैं। क्या होता है बायोट-सावर्त लॉ? हम लोग निकालते हैं dv ड्यू टू dl लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग ये एक्सिस हम लोग लिया था, ठीक है। ये एक्सिस पर भी पॉइंट P है। अब पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर हम लोग इस कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मान लेते हैं मेरा रेडियस A है, कुछ x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ये dl का डायरेक्शन। तो dl का डायरेक्शन निकालने के लिए समझते हैं कुछ। ये हमने देखो ऐसे कॉइल को रखा है, ऐसे रखा है, ठीक है। तो जो dl का डायरेक्शन है, dl का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर जाता है ऐसे, ये टेंजेंशियल जाता है ऐसे। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरह कुछ ऐसे है, ऐसे। तो ये मेरा ऐसे कुछ भी घूम जाए, ऐसे देखो मेरा ये है ना, इसके टेंजेंशियल गया है ऐसे। ये कुछ ऐसे कितना भी घूम जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो 90 डिग्री होगा इसके बीच का एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल, ये कुछ ये थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसमें कोई नहीं सोचेगा। देखो ये तो रेडियस है, ये a हो गया, ये डिस्टेंस x, ये सेंटर से डिस्टेंस x होगा। मान लो कि हम यहाँ भी एक कोई dl लेंथ काट लेते हैं, यहाँ भी कोई dl लेंथ लिए हैं। इस dl लेंथ के ये भी कोई r ही होगा, क्योंकि ये सेंटर से ना है। कैसे होगा? ये दोनों बराबर। ये यहाँ से मान लो कि हम एक रेडियस खींच लेते हैं a, ये राइट ट्रायंगल दोनों के बीच में बनेगा। ये दोनों सेम रहता है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे, तो मैंने बराबर होगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये देखो इसका वेक्टर फॉर्म पहले लिखते हैं हम लोग। dv का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई होता है i, ये मेरा i होगा, dl क्रॉस r हो जाता है यहाँ पे अपन r³। तो dl क्रॉस r से dv का हम लोग ये डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करने के लिए हम लोग dv का में डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हम लोग dl लेंथ पर अपने पाम को रखते हैं, ठीक है।
डीएल लेंथ पर पाम को रखेंगे और ये जो सेकंड नंबर पर है उसी की तरफ पाम को मोड़ेंगे, ऐसे कुछ रखेंगे। ये जो मेरा है थंब, ये हथेलियों के परपेंडिकुलर जाना चाहिए और हथेलियों को कहाँ रखेंगे, डीएल लेंथ के अलॉन्ग रखेंगे और आर की तरफ मोड़ेंगे। आर की तरफ जब मोड़ेंगे तो देखेंगे कि मेरा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए ये तो खुद से आप कर सकते हैं, तो हम बता देते हैं डायरेक्ट। कुछ ये ऐसे कुछ आएगा डीबी का डायरेक्शन, इस डीएल के द्वारा ये कुछ ऐसे आएगा इधर डीबी, ठीक है। और इस डीएल के द्वारा ये कुछ ऐसे आएगा इधर, ये सिमेट्रिकल दोनों होते हैं, ठीक है। ये निकल गया डीबी मेरा। अब यहाँ हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस में नहीं जा रहे हैं। डायरेक्शन तो अलग अलग हो जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड ही तो सेम है दोनों का, डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है तो ज़रूर कंपोनेंट बटेगा। अब देखते हैं ये डीएल और डीबी जो हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं और जो मेरा रिजल्टेंट आता है, तो प्रत्येक डीबी के परपेंडिकुलर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर के, ये देखो हम लोग कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, हर वेक्टर आता है, तो ये दोनों ये आर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू आर, बी इज़ परपेंडिकुलर टू आर। यहाँ देखो ये तो अंदर की तरफ है डीएल लेंथ, ये आर के परपेंडिकुलर गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, तो ये मेरा डीबी ये जो आया है, ये मेरा जो आर वेक्टर है, हमने लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये दोनों आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर मेरा डीबी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इस डीएल के चलते, इस डीएल के चलते या आर के चलते हम लोग ये निकालें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और इस डीएल के चलते हमने यहाँ निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल कुछ 90 डिग्री होगा, ये ऐसे, ठीक है। अब आते हैं, हमने देखते हैं ये थीटा, ये देखो ये हो गया 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, ये प्लस ये इस एंगल को हम लोग कुछ एंगल मान लेते हैं। लेट्स सपोज जेड इज इक्वल टू ये 90, जेड क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ये मेरा 90 माइनस 2 थीटा हो गया, हम यहाँ लिख लेते हैं 90 माइनस 2 थीटा हम लोग लिख लिए, ठीक है। ये जब 90 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये देखते हैं, ये तो मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री जब हो गया, तो ये थीटा प्लस ये 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा, ये प्लस अल्फ़ा, सब मिला के 90 डिग्री हो गया। 90 तो कट गया, थीटा माइनस 2 थीटा, ये माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा, ये मेरा एंगल ये 0 इधर आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा, लीजिए ये एंगल मेरा थीटा आ गया। सिमेट्री के चलते ये भी एंगल थीटा, दोनों में सिमेट्री होती है, खुद से करके चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों थीटा हो गया। हम लोग कुछ इसको बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए ये हमने बाहर निकाल लिया इसको। ये मेरा क्या था, ये मेरा आर वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल जो थीटा था, ये मेरा डीवी था, ये भी मेरा थीटा आया था, ठीक है। तो इस डीवी का जो कंपोनेंट होता है, देखो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है डीवी कॉस थीटा होता है, और ये डीवी साइन थीटा होता है मेरा
जो थीटा से दूर वाला होता है कंपोनेंट। वैसे ही ये साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा यहाँ पे होगा साइन थीटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी यहाँ पर कंपोनेंट डी वी साइन थीटा आएगा, और यहाँ डी वी कॉस थीटा। हम क्या देख रहे हैं, डी वी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये जब हम दो डी एल लेंथ के लिए निकालें मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा दो साइन वाला कंपोनेंट ही आ रहा है। ठीक है, साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है दोनों। कॉस वाला कंपोनेंट प्रत्येक, यदि हम प्रत्येक दो डी एल लेंथ लेंगे अपोजिट वाले, तो प्रत्येक अपने कॉस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बच जाएगा क्या मेरे पास, साइन वाला कंपोनेंट। तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ये साइन थीटा। आते हैं इंटीग्रेट करते हैं दोनों को, डी वी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो डी वी साइन थीटा को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये डी वी मेरा क्या था, डी वी था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा हम लोग किसके, DL लेंथ के बीच में लेते हैं और R के बीच में। तो DL और R के बीच में 90 था, साइन 91 होता है, तो हम लोग इसको नहीं लिखें, 1 होता है, 1 से गुणा करने पर कोई वो नहीं है, चेंज नहीं है। IDL अपन R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, R स्क्वायर लिख लेने के बाद से ये साइन थीटा है, साइन थीटा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर में, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ए अपन आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये R स्क्वायर था शायद, हाँ R स्क्वायर था। अब हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए। तो देखिए कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई भी मेरा कांस्टेंट है, आई करंट, ये R क्यूब हो जाएगा। R तो देख लो चारों तरफ, R तो मेरा कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये ए इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, आई हो गया, क्या घबरा रहा है बे, आई अपन ये R क्यूब, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ DL 2 पाई, ये हो जाएगा, ये 2 बार में गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई, ये ए स्क्वायर अपॉन ये R क्यूब। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास जब पूछता है तो ये दिया रहता है कि मेरे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये नहीं दिया रहेगा कि R वेक्टर की दूरी, तो R वेक्टर की दूरी दी रहेगी तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में x दिया रहता है, तो x के टर्म में हम लोग R को तब्दील कर देंगे। तो ये जब ट्रायंगल में देखते हैं, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये R स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर, ये रूट में रहता है पावर 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास में हम लोग b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये आई ए स्क्वायर अपॉन ये R के जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3 है पहले से,
अब पावर 1/2, 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/2, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। अब हम लोग निकाले थे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो चेक कर लेते हैं कि वो सही था कि नहीं। तो सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले थे, तो ये देखो एक्स ये जो पी पॉइंट था मेरे सेंटर पर था, मतलब जब पी को हम लोग सेंटर पर ला देंगे तो ये एक्स गायब हो जाएगा, मीन्स एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस अपने जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है बी का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें एक्स की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, तो क्या सर्कुलर लूप के सेंटर वाला फार्मूला आ जाता है, ये देखेंगे। तो चलिए रखते हैं इसको, ये μ0/2 इंटू ये देखते हैं IA² अपॉन ये 2, ये देखिए एक्स तो 0 हो जाएगा, a² की पावर 3/2 मीन्स a³, ये एक बार में चला जाएगा, यही तो फार्मूला था मेरा। ठीक है, ये मेरा आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।